दर्शकों नमस्कार। हम आपके लिए एक कार्यक्रम निरोगी काया जो है हमेशा लेकर आते हैं और निरोगी काया में बहुत सी चर्चाएं हमारी होती है, जिसमें योग विषय होता है, हमारा आयुर्वेद विषय होता है और हमारी घरेलू चिकित्सा पद्धतियां होती हैं। इस विषय को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने के लिए और ज़्यादा प्रखर रूप से आपके सामने पेश करने के लिए हमारे साथ आप सहला गांव में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं अभी, और आयुर्वेद के बारे में प्रचार प्रसार के लिए इनके मन में भी एक ललक रहती है कि समाज के बीच में कहीं ना कहीं आयुर्वेद जो है वो पहुँचे, किसी न किसी रूप में पहुँचे। तो मैं आपका परिचय करवाता हूँ। वैद्य लीलाधर जी शर्मा, आप रतनगढ़ तहसील के सहला गांव से आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वैद्य जी। और अभी जो हमारा आज का विषय है निरोगी काया, बेसिकली हम लोग निरोगी काया के अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हमारा योग का सुबह रविवार को 8 से 9 एक लाइव कार्यक्रम भी चलता है। और इसके अलावा मौसमी बीमारियों के लिए या मौसमी कई जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। तो अभी चूँकि गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है इस समय, तो गर्मी के मौसम में हम क्या करें, कैसे करें, उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ शुरुआत हम करें, चूँकि आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और आयुर्वेद से जुड़े होने के साथ आयुर्वेद क्या है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करें। तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो है वो क्या है और इसके क्या लाभ जो है वो एक आम आदमी को मिल सकते हैं। दर्शक वृंद को मैं नमस्कार करता हूँ। आयुर्वेद युग युगांतर से चली आ रही सनातन चिकित्सा पद्धति है। यूँ कहें कि देवीय काल से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति काम में ली जा रही है, जिसमें हमें प्रकृति के भूगर्भ से प्राप्त वनौषधियाँ और जो हमारे खनिज, उनकी चिकित्सा में हम औषधियों के रूप में निर्माण करके आयुर्वेद के अंतर्गत हम रोगियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। जहाँ तक इसके विशेष लाभ की बात करें तो पहला मैं ये कहूँगा कि यह सबसे अधिक निरापद चिकित्सा पद्धति है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रिएक्शन, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, प्रतिवर्ती क्रिया। कई लोगों के एलोपैथिक दवाइयाँ रिएक्शन करती हैं। कई बार ये रिएक्शन इतनी अधिक सीवियर होती है कि रोगी को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, इमरजेंसी क्रिएट होती है। कुछ लोग इतने अधिक सेंसिटिव होते हैं कि जिनके कौन सी दवा कब रिएक्शन कर जाए इनका पता नहीं रहता। ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा उत्तम उपाय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाने से हो सकता है। उसके अलावा दूसरा मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा, यह सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति है। सही बात है। सरकारी क्षेत्र में हम कार्यरत हैं। सरकारी क्षेत्र की बात करें तो सरकारी चिकित्सालयों और औषधालयों में रोगी के लिए उपचार उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया इतनी सरल और सुगम है कि कोई भी रोगी जाके और अपनी पर्ची बनवाए और संबंधित चिकित्सा अधिकारी को दिखाए। ना उसे कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता है, ना कहीं ज़्यादा जांच के दायरों से गुजरने की आवश्यकता है। वो उसको मौके पे ही सुलभ चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की जो आपने बात कही, मैं उसी बात को एक कदम आगे लेके जाता हूँ कि आयुर्वेद जो है उसमें लक्षण और मरीज को देखकर ही इलाज जो है वो किया जाता है। लगभग ऐसा ज्यादातर मामलों में। हालांकि आजकल विज्ञान का युग है, हाँ, इसलिए जांच जो है करवा ली जाती है, आवश्यक परिस्थितियों में करवानी पड़ती है। लेकिन एक एक्सपीरियंस का अगर वैद्य है, लेकिन प्रथम दृष्टया रोगी को देख के उसके लक्षण, साइन एंड सिम्टम के आधार पर हम चिकित्सा करने में सक्षम है। तो यहाँ पर ये एक बात सामने आई कि इसके साथ ही एक यह चिकित्सा पद्धति चूंकि सुगम है, सरल है, इसलिए यह सस्ती भी है। सस्ती है, सही बात। रोगी का ज्यादा इसमें व्यय नहीं होता। अधिकतर दवाइयाँ जो रोगी के लिए आवश्यक है वो आजकल हमारी सरकार ने सरकारी सप्लाई में भी उपलब्ध करवा रखी है। बाहर से कोई रेयर केसेस में ही औषधि खरीदने की नौबत आती है, अन्यथा हम औषधालयों या चिकित्सालयों से ही उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये रोगी के लिए कम व्यय कारक है।
इसके अलावा मॉड्यूल इम्यून सिस्टम को ये मजबूत बनाए रखती है। इम्यून सिस्टम मान लीजिए उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करती। मान लीजिए हम थोड़ा बहुत संक्रमण शरीर में हुआ और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो वो उस बीमारी के बैक्टीरिया को मारने का, रोकने का जो काम करेगा वो एंटीबायोटिक ही करेगा। शरीर को उसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि उन दवाइयों के प्रति तो रेजिस्टेंट बनता जाता है शरीर में, और इम्यूनिटी को चूंकि काम करने का अवसर ही नहीं मिल रहा, तो रोगी की इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती है। इसका एक उदाहरण हम इस रूप से ले सकते हैं कि जैसे एक कमरा हो और उसको हम 12 महीने तक बंद कर दें और उस कमरे में ना झाड़ू निकाले ना अंदर जाएं, तो उसमें क्या होगा, उस कमरे के अंदर स्वतः ही एक सीलन पैदा होगी और उस सीलन से फंगस पैदा होकर चारों तरफ की दीवारें जो है वो भुरभुराने लगेगी। तो हमारे शरीर का सिस्टम भी यही है। आप इसका समझिएगा कि हमारे जो कोष्ठ है, हमारे जो सेल्स हैं, अगर उनको हम उपयोग में ना लेंगे तो वो उस बंद कमरे की तरह हो जाएंगे। तो इसलिए शरीर के हर पार्ट को हमें उपयोग में लेना। आयुर्वेद की औषधियां इसमें संक्रमण को नाश तो करती हैं, हाँ। लेकिन धीरे धीरे वो पैरेलल में बॉडी का इम्यून सिस्टम भी पैरेलल में काम करता है। कमरा खुला रहता है। कुछ काम दवाइयां करती है, कुछ शरीर का इम्यून सिस्टम काम करता है, फिर बीमारी पर काबू आता है। तो रोगी का रोग प्रतिरोधक तंत्र है वो प्रभावित नहीं है। सही बात है। ये देखिए, ये एक छोटी सी बात में पूरी बातें इन्होंने जो बताई है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सर्वसुलभ है, सस्ती है और हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट नहीं करती है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम अगर एलोपैथी कोई दवाई लेते हैं, हालांकि एलोपैथी अपनी जगह एक स्थान रखती है, लेकिन फिर भी हम जो शुरुआती जो बीमारियां हैं, हमारी बहुत सी हैवी बीमारियां हैं जिनको हम लंबे समय से हम लेके चलते आ रहे हैं, हमारा शरीर जो है वो उससे ग्रसित है, उसके लिए भी आयुर्वेद की जो इसमें बहुत बढ़िया। मनोज जी, बीच में आपको बताना चाहूंगा कि आजकल बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस बात की सलाह देते हैं कि भाई हल्का फुल्का संक्रमण यदि किसी के हो जाए तो तुरंत यूँ नहीं कोई एंटीबायोटिक ले, वो नहीं लेना चाहिए। वो नहीं लेना हम छोटी सी जुकाम के लिए भी एंटीबायोटिक ले, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक तंत्र के साथ छेड़छाड़ है। हमारे शरीर में बहुत बड़ा तंत्र है और उस तंत्र के साथ छेड़छाड़ करना हमारे शरीर को, ये मान लीजिए, नेगेटिविटी की ओर ले के जाना है। बीमारी, आज जो बीमारी है उसको तो हम दबा देंगे, लेकिन कल क्या नई बीमारी खड़ी हो जाए उसके लिए हमें पता नहीं चलेगा। तो हमारे सिस्टम को वैसे ही मेंटेन करते हुए सही करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सबसे अच्छी होती है। एक चीज हम पूछें कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है हमारे घर में बिखरी पड़ी है, घर में हम जो मसाले यूज लेते हैं, तो उन मसालों में क्या ऐसा विशेष है? जैसे अगर हम बात करें हल्दी की, हम बात करें धनिये की, हम बात करें मिर्च की, हम बात करें नमक की, हम बात करें जीरे की, ये सारे स्वादानुसार स्वाद तो है, हम इनका उपयोग लेते हैं, लेकिन इनका शरीर पर कहाँ औषधीय महत्व है, क्या है? जैसे धनिये के बारे में क्या कहेंगे? मसालों की बात करें तो मसाले सबसे पहला तो एपेटाइजर का काम करते हैं, भूख को रेगुलर करने का काम मसालों का है। उसके अलावा हल्दी है, हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, भोजन के साथ थोड़े बहुत जीवाणु प्रवेश करते हैं तो हल्दी उनको नाश करती है। तो इसीलिए हम थोड़ी हल्दी जो है वो सब्जी में डालते हैं। नमक है तो नमक की हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा, सोडियम लेवल ब्लड सीरम में मेंटेन होता है, उसकी उस तरीके अगर नमक सोडियम नहीं जाएगा तो हमारे शरीर में जो बीपी है वो डाउन हो जाएगा। हाँ, मस्कुलर टोन कम हो जाएगा। मस्कुलर टोन को मेंटेन करने के लिए नमक है वो आवश्यक है, तो इसलिए नमक डालते हैं। इस तरीके से सारे मसाले जो है वो। अच्छा, एक चीज और है, देखिए कि जिसके शरीर जो है वो ऑटोमेटिक मांग लेता है। अगर किसी का बीपी लेवल लो रहता है तो वो नमक खुद ही ज्यादा नमक लेता है, सब्जी में ज्यादा नमक खाता है। और वैसे आमतौर पे एक बात कही गई है, नमक जो है वो ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ मनोज जी, जो अब नई रिसर्च आ रही है, जो 40 साल की उम्र के आसपास है, जिनके परिवार में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री मिली है, अगर है या स्वयं के भी पिता के, दादा के, किसी के भी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में मान लो वो आ रहा है, तो उसके लिए 1.5 ग्राम नमक पूरे दिन प्रतिदिन की, जबकि हम रूटीन में क्या है कि 5 से 6 ग्राम तक 6 ग्राम नमक खाते हैं। प्लस हमारे पानी में नमक है, पानी में भी वो प्लस जा रहा है, वो प्लस होके जा रहा है। तो इसलिए इस तरीके के जो पेशेंट है, रोगी है, उनको इसकी मात्रा को
मेंटेन नियंत्रित कर देना। ये दर्शकों देखो, ये हमारा कार्यक्रम जो है ये हमारी इसी चर्चा को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। हम वैद्य जी को भी हमने इसीलिए बुलाया कि आयुर्वेद की कुछ बातें जो है वो ये बताएंगे, कुछ योग की बातें हम आपको बताते रहते हैं। हमारा जो भोजन का सिस्टम है उसमें हमें भोजन को मेंटेन करना है। अगर घर में बीपी या हार्ट के पेशेंट अगर है, हाइपरटेंशन के अगर पेशेंट हैं, तो वहां नमक का उपयोग आप कम कर ही दीजिए। और हमारे ज्योतिष में भी कहा गया है, जैसे हमारा ज्योतिष का कार्यक्रम चलता है, हम हर चीज को जोड़ के देखते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में किन चीजों को हम लेकर आए। तो उसके लिए अगर ज्योतिष में हम देखें तो कहते हैं कि नमक अगर ऊपर से लिया जाए तो सूर्य कमजोर होता है, उसको ऊपर से नमक किसी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। ऊपर से नमक का मतलब वो कच्चा नमक हो गया, जो पक गया वो तो ठीक है, उसमें आधा तो जो है वो तेल के साथ घुल गया, कहीं सब्जी के अंदर चला गया, तो आधा नमक तो वो हमारे मल के द्वारा साथ में निकल जाता है। लेकिन अगर जो नमक ऊपर से लेते हैं वो पूरा का पूरा हमारे ब्लड में अवशोषित होता है, तो हमें ऊपर से नमक कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए ज्योतिष में क्या, सूर्य कमजोर होता है। सूर्य कमजोर का मतलब, सूर्य अगर कमजोर होगा तो हमारी हड्डियां कमजोर होगी, और हड्डियां कमजोर होगी तो शरीर में ताकत कम होगी। तो इसलिए सब चीजों को आपस में को रिलेटेड किया हुआ है। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि घर में अगर बीपी का कोई एक भी पेशेंट है तो हम नमक अचानक एकदम उसी समय से नमक जो है वो धीरे धीरे कम करना शुरू कर दीजिए। तो ये पहली एक राय हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से है। दूसरी बात हम बात करें कि जो मसाले के अलावा हम लोग, जैसे अब ये गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी का सीजन ऐसा सीजन है जो कि शरीर में से जल को अवशोषित करता रहता है, और भोजन जो सॉलिड भोजन है उसकी पाचन क्रिया को धीरे करता है। तो इस समय में हम लोग जैसे लिक्विड में लेते रहे, लिक्विड में क्या लें इस समय, जैसे नींबू पानी, तो नींबू पानी हम ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे नींबू पानी हमारे शरीर में क्या करता है, अगर हम सुबह से शाम तक अगर 5 गिलास नींबू पानी पीते हैं तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए मनोज जी, गर्मी के मौसम में 5 से 7 लीटर पानी प्रतिदिन वयस्क पुरुष महिला को पीना चाहिए। और लिक्विड किसी भी रूप में हो, शरीर में चाहे छाछ है, नींबू पानी है, तो अमरस है, बहुत सी चीजें हैं, गर्मी के सीजन में लाभदायक ही रहता है। पसीने से डिहाइड्रेशन होता है, उसकी रिकवरी हम पानी से करते हैं। अगर पानी कम पिएंगे तो बॉडी पूरी हाइड्रेट नहीं रह पाएगी। उसके अलावा मूत्र कम मात्रा में बनेगा, टॉयलेट कम बनेगा। गर्मी में अक्सर लोगों के डिस्यूरिया या मूत्र की मात्रा कम हो जाती है, पसीने में पानी निकल जाता है, पसीने में पानी निकल जाता है। और उसके रेशो में अगर मान लो पी रहे नहीं है, चाहे व्यस्तता की वजह से समझिए, चाहे वही कोई अन्य कारण समझिए, तो उसके कारण वो उसकी रिकवरी नहीं होती। तो क्या फिर गर्मियों में पत्थरी बनने की भी गति बढ़ेगी? हाँ, बिल्कुल, ये पॉइंट पे पहुंचे। बिल्कुल, जब पत्थरी बनने का अधिकतर केसेस में कारण पानी को कम पीना है। और पथरी के रोगियों को हम सलाह भी यही देते हैं कि भाई पानी प्रचुर मात्रा में जितना पिए उतना पीते। पानी अगर पिएंगे तो गुर्दे हैं वो वॉश आउट होते रहेंगे, उसमें कोई डिपोजिशन नहीं होगी, नहीं रुक पाएगा। और कोई डिपोजिशन रुकता है तभी पथरी का फॉर्मेशन होता है। सही बात। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, पानी पथरी बनने से भी रोकता है। तो ये चीज हमें विशेष ध्यान रखनी कि गर्मियों में हम लोग नींबू पानी ले सकते हैं। अच्छा, नारियल पानी हम ले सकते हैं। अच्छा, जो नींबू पानी है, नींबू और चीनी ये दोनों मिलके ग्लूकोज का रूप, जैसे चीनी है, चीनी पानी में मिलती है तो ग्लूकोज देती है बॉडी को। तो हम जैसे ही अचानक थकान में आए, थकान में आते ही क्या चीनी और नींबू का पानी लेते ही हमें थकान तुरंत स्फूर्ति मिलेगी, तुरंत स्फूर्ति। वो प्रिपेयर्ड ग्लूकोज है, चीनी अपने आप में ग्लूकोज है। जब हम खाना खाते हैं, भोजन में भी माल्टोज के रूप में शुगर ही जाती है। फर्क उसमें इतना है कि उसको बॉडी को पचा के ग्लूकोज की फॉर्मेशन में लाना पड़ता है, और चीनी सीधी ग्लूकोज है। हाँ, इतना अवश्य है कि चीनी भी अधिक मात्रा में नहीं ले। जो लेटेस्ट रिसर्च जो आई है उनके अनुसार 5 से 6 चम्मच शुगर सफेद प्रत्येक फॉर्मेशन में, वो चाहे फल शर्करा हो, वो चाहे ये चीनी हो। तो देखिए दर्शकों, एक बात यहाँ पर एक बात और निकल कर आई है। हमने आपको नमक का बता दिया, हमने आपको नींबू पानी का बताया, या चीनी की जो बात हो रही है, दिन में 5 से 6 चम्मच से ज्यादा चीनी जो है वो शरीर में नहीं जानी चाहिए। आप भले ही वो एक तरबूज खा रहे हैं, भले ही आम ले रहे हैं, भले ही अमरस ले रहे हैं, भले ही शिकंजी ले रहे हैं, भले ही चाय ले रहे हैं, इन सब को मिला के आप 5 से 6 चम्मच से ज्यादा चीनी शरीर में नहीं जानी है। ये एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है।
तो ये कुछ चीजें जो है ये हमारी इसीलिए है कि इन चर्चाओं को हम इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि अभी वर्तमान की जो हमारी आवश्यकता है वो क्या है और इन आवश्यकताओं को हम जीवन में कैसे उतारें। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि हमारा जो भोजन का तंत्र, चूंकि कहा जाता है कि अगर हम फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाओ, कई बार खाओ। हमारे देश में चूंकि ग्रीष्म कटिबंधीय देशों में आता है, यहाँ पर नीचे गर्मी का क्षेत्र हमारे भारत में रहता है, तो यहाँ पर भोजन का जो बताया गया है 2 बार बताया गया है। ज्यादा से ज्यादा सुबह सुबह का जो लंच होता है, जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है जो, और लंच उसके बाद में दोपहर में होता है। तो ब्रेकफास्ट क्या हैवी लेना चाहिए हमें या लंच हमें हैवी लेना चाहिए? देखिए मनोज जी, चाहे भोजन हो चाहे औषधि हो, देश काल प्रकृति और सबका इफेक्ट आता है, व्यक्ति इसके अनुसार उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई मधुमेह का पेशेंट है, डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, उसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि टुकड़ों में भोजन लें, एक साथ अधिक कैलोरी ना लेकर उसको 4 बार में 5 बार में थोड़ा थोड़ा भोजन करें। इसके आगे की हम बात करें तो सामान्य व्यक्ति है, कोई काम पे जाने वाला है, किसी की दिनचर्या की व्यस्तताएं है, तो वो 5 बार 6 बार नहीं ले सकता। और जो नॉर्मल पर्सन है उसको इतना डिवाइडेड करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सुबह उठ के अगर आप ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ा लिमिटेड कैलोरी का, तो वो हमें लंच तक के लिए ऊर्जा दे देगा। लंच तक के लिए अगर हम ऊर्जा नहीं लेकर के सीधे ही काम करते हैं तो वो भी शरीर के लिए नकारात्मक प्रभावकारी रहता है। तो नाश्ता हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, और नाश्ते में जो मैं कहूँगा कि जो प्राकृतिक चीजें हैं, गेहूं का, मूंग का, ओट का, इनका दलिये के रूप में, जिसमें साथ में फाइबर्स होने चाहिए। देखिए ये बात बड़ी अच्छी कही है कि सुबह सुबह हमें दलिये के रूप में फाइबर्स लेने चाहिए। फाइबर्स क्या करते हैं, हम जो फाइबर्स पेट में लेते हैं वो हमारे आमाशय को भी शांति देते हैं। फिर उसके बाद में ग्रसनी के द्वारा हमारे जब इसमें छोटी आंत में जाता है तो वो फाइबर्स ब्रशल के रूप में साफ करते हुए चलते हैं। तो सुबह सुबह दलिया लेना चाहिए। इसके साथ साथ हमें जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि 80% क्षारीय भोजन होना चाहिए, 20% अम्लीय भोजन होना चाहिए। हाँ, अम्लीय भोजन का बहुत कम मात्रा होना चाहिए। अम्लीय भोजन पहले पेट में एसिडिटी बनाता है, हाइपरक्लोराइड, और अम्ल वैसे भी हमारे शरीर में। इसके अलावा बाद की लेटर फॉर्म अगर देखें तो ब्लड में भी एसिडोसिस बढ़ जाता है, क्रिएट हो सकता है। हाँ, तो हमें अम्लीय भोजन, अब अम्लीय भोजन में क्या है, हमारी जो आम दिनचर्या की चीजें, देखिए तली हुई चीजें, वो अम्लीय में आ गया, खट्टी चीजें, अधिक मसालेदार, सारी कुछ अम्लीय में आ गया। ये हमारा जैसे हमारी बात हुई कि सुबह ब्रेकफास्ट जो है वो हमारा थोड़ा हैवी हो, फिर लंच उससे हल्का हो, फिर डिनर जो है वो उससे हल्का हो। ये तो एक क्रम हो गया इसका। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बात करें, फिर आयुर्वेद पे आते हैं हम, घूमकर हमें आना तो उसी जगह है। तो आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की जो औषधियां हैं वो किन किन स्वरूपों में उपलब्ध मिलती हैं हमें, और ये जो औषधियां हैं इनकी फॉर्मेशन क्या क्या हमें मिलती है? मनोज जी, आयुर्वेद की जो वनौषधियां हैं, मूल पहले वनौषधियों से ही इलाज होता था, उसके बाद में कोई रसायन बाद में सब बनने शुरू हुए बाद तो वो 5 उसकी परिकल्पनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। स्वरस, कल्क, ठांट, वात और हिम कसाय। स्वरस यानी कोई गिल्ली वनौषधि है, पत्तियां हैं, उसका उनको कूट के उसका रस निकाल के कपड़े से निचोड़ के उसका सीधा पान करें, वो स्वरस। इसी तरीके से किसी वनौषधि की चटनी के रूप में हम फॉर्मेशन बना के सीधी लुगदी के रूप में उसको खाएं, वो कल्क है। कई पत्तियां, सूखी पत्तियां, एक चाय का उदाहरण लेते हैं। चाय ये आयुर्वेद की फांट औषधि की कल्पना का मूर्त रूप है। तो उसको, चाय पत्ती को हम डालेंगे पानी में, 2 ही मिनट में वो अपना सारा एसेंस है उस पानी में दे देती है। इस तरीके से यदि औषधि तैयार की जाती है, वो फांट कल्पना है। अधिक कठोर काष्ठ औषधियां हैं, उनका एसेंस निकलने में टाइम लगता है, समय लगता है, इसलिए उसको 5 या 6 गुना पानी में और मंदी आंच पर 4-6 घंटे तक धीरे धीरे उबालते हैं। फिर वो उसको छान करके उसको काढ़े के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये क्वाथ है, अपने घरों में भी हम ये करते हैं, ये क्वाथ काढ़ा तो बनाते हैं। और
यदि शीतलता भी हमें उसमें मिक्स करनी हो, उष्ण प्रकृति का रोगी है, उस या उष्ण प्रकृति की बीमारी है, तो उसके लिए औषधियों को पानी में रात भर रख देते हैं। रात भर में वो औषधि का एसेंस उसमें पानी में आ जाता है। सुबह उसको सीधा छान करके वो हिम कषाय या कषाय कल्पना, इस तरीके से 5 कल्पनाएं शास्त्रों में है। रूप में हमें औषधि मिलती है। उसके अलावा अब वर्तमान में तो कुपिपक्व रसायन है, बटी गोलियां है, कैप्सूल फॉर्मेशन भी आने लग गई है, आश्वरिष्ट है, ये आपका सिरप फॉर्मेशन में भी आने लग गई है, ऑइंटमेंट्स भी आने लग गए हैं। इस तरीके से कोई भी ऐसी फॉर्मेशन नहीं है जो आयुर्वेद, अब उसको रोगी की अवस्था के अनुसार और बीमारी के अनुसार उसको हमें चिकित्सक को तय करना होता है कि वो किस फॉर्मेशन की औषधि रोगी को देता है। तो ये जो दवाइयाँ आपने बताई, इनकी फॉर्मेशन बताई, आयुर्वेद चिकित्सा का जो विशेष रूप है, ये रोग कौन कौन से हो सकते हैं, किन रोगों के ऊपर ये इफेक्ट करती है? वैसे तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, जैसा मैंने बताया, सनातन चिकित्सा पद्धति है। कोई शरीर का तंत्र ऐसा नहीं है जिस पर प्रभावकारी नहीं हो। शरीर के सभी तंत्रों पर ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति प्रभावकारी कारगर है। विशेष इसके प्रभाव की हम बात करें तो अर्थराइटिस, रूमेटिड अर्थराइटिस या अस्थिवात, संधिवात जिसको कहते हैं, जोड़ों के दर्द, चमड़ी की बीमारियां, पेट की बीमारियां, लीवर से जुड़ी हुई किडनी की बीमारियां, जो मूत्रकृच है, स्टोन है, 8 mm तक की स्टोन है हमारी आयुर्वेद की मेडिसिन से, वो यदि उसकी पूरी पालना करते हैं शेड्यूल की तो 8 mm तक की स्टोन निकल जाती है। और उसका पानी बराबर मात्रा में पीता रहे, औषधि लेता रहे, तो वो स्टोन है वो पिघल भी जाती है और वास्तव में निकल जाती है। इस तरीके से बहुत से रोग इस तरह के हैं जिन पे आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा प्रभाव है। जी, ये तो आपने बीमारियां बताई जिन पर आयुर्वेद जो है वो इफेक्ट करता है। अब वर्तमान की बात करें, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी के मौसम में आप हमारे दर्शकों को क्या राय देंगे? क्या किस प्रकार का जीवन जो है वो उनको चलाना चाहिए, किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए और क्या खान पान में लेना चाहिए? गर्मी अब अपने प्रचंड स्वरूप में है। लगभग 47 डिग्री के आसपास तापक्रम यहाँ का चल रहा है। ऐसे भीषण तापक्रम में जो गर्मी में हाई टेम्परेचर में एक्टिवेट रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो खूब ग्रोथ करते हैं और उनसे संबंधित बीमारियां होने के शरीर में चांसेस रहते हैं। इनमें मुख्य रूप से हीट स्ट्रोक, जिसे लू लगना कहते हैं, इसके अलावा टाइफाइड, हैजा, उल्टी दस्त, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटाइटिस ए, सी, ई जो पानी से ही फैलती है, टाइफाइड, इस तरीके की बीमारियां हैं जो गर्मी के ऋतु में होने के चांसेस रहते हैं। इनसे बचाव की हम बात करें तो बचाव के रूप में सबसे पहला तो बासी दूषित आहार विहार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ना करें। बासी भोजन में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो कि पेट में जाके कल्चर करते हैं और वो अपने लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। उल्टी दस्त है, कोलेरा है, इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। पानी भी दूषित ना पीएं। शरीर के लिए जो लघु और सुपाच्य भोजन है, जो आसानी से पच जाए, ऐसा भोजन करें। गरिष्ठ भोजन जो कढ़ाई में बनी हुई भारी मिठाइयाँ हैं, कचौरी, समोसे हैं, विशेष करके बाजार में बनी हुई, क्योंकि बाजार में जो बनी हुई है उनका कोई हाइजीनिकली ज़्यादा इतना ध्यान रखा नहीं जाता। मक्खियाँ बैठती रहती हैं जो कि टाइफाइड का वाहक के रूप में काम करती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। शाकाहार, ककड़ी है, खीरा है, टमाटर, आपका ये प्याज, इस तरह की कच्ची सब्जियां यदि हम अपने आहार में सम्मिलित करें तो फाइबर्स भी मिलेगा और ये इनमें मिनरल्स और पानी भी होते हैं। तो गर्मी के ऋतु के हिसाब से इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है और उसको वो पूरा करेगी। लिक्विड के रूप में घरेलू छाछ अपने इस्तेमाल करें, ये भी शरीर के लिए फायदेमंद है। घर से हम निकले तो खाली पेट ना निकले, कुछ न कुछ खा के पानी पूरा पीएं। पानी पूरा पीना, शरीर का को ढक करके
सिर ढक के कम से कम निकले। सिर तो कम से कम ढक ले, हल्के रंग के कपड़े पहने। काला रंग और जो भी डार्क कलर है वो अवशोषित करता है, उष्मा का अवशोषक है, तो गर्मी अंदर ही रहती है और ज्यादा रहती है। और हल्के रंग के कपड़े रिफ्लेक्टर का काम करते हैं, प्रकाश की किरणें पड़ती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो शरीर उससे बचा हुआ रहता है। तो हल्के रंग के और विशेष करके सफेद रंग के कपड़े पहने और इन्हीं बातों की एहतियात रखें, तो ये बीमारियां होंगी नहीं। यदि बीमारी हो भी जाए, किसी कारणवश दुर्भाग्यवश बीमारी की चपेट में कोई आ ही जाए, तो तुरंत संबंधित चिकित्सालय में तुरंत उपचार लेवे, इनमें लापरवाही ना करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन, यदि सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वो जानलेवा भी हो सकता है, तो इनको अनदेखा ना करें जी। यही मैं आप दर्शकों को संदेश देना चाहता हूँ। ये सलाह जो है वो वैद्य जी ने दी है। तो आप देखिएगा कि जो हमारे आसपास, जो हमारे घर में उपलब्ध है, हमें उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लेना। बाजारू चीज़ें जो हैं वो कम से कम उपयोग लेना ही नहीं चाहिए, और अगर बहुत ही मजबूरी हो जाए लेने की तो हमें बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। और जो लिक्विड जो फॉर्म में चीज़ें हैं वो हमें घर पे बना के, हमारा घर पे ही अगर नींबू पानी है, जूस है, या कुछ भी जो घर पे बनने वाली चीज़ें वो घर पे बना के ही हम उपयोग में लें, बच्चों को खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे घर की चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये बहुत सी बातें जो हैं वो वैद्य जी ने बताई है। इसके साथ साथ एक बात और जो इसी के साथ जोड़ते हैं कि भोजन की मात्रा कम कर दें। अभी जो है इस समय भोजन, आप अगर 5 रोटियां खा रहे हैं तो आप 4 ही खाइए। आप चपातियों की मात्रा कम करिए, सब्जी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो तरी वाली सब्जी जो है, तेल वाली सब्जी जो है, तेल को तो अवॉइड ही करें। हर समीकरण से देखें तो ज्यादा चिकनाई है वो अच्छी नहीं है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, हम लोग एक जैसे रिफाइंड तेल काम में लेते हैं, एक तेल होता है घानी का, जो हमारी घानी से सीधा निकलता है। तो जो हमने देखा, सर्वे में देखा और बातें देखी, तो उसमें रिफाइंड तेल जो है उसमें किसी भी ये जो अपना घानी का तेल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकलाइजेशन नहीं हुआ होता, तो ये सीधा निरापद तेल है। तो हमें घानी का तेल सीधा अपने सामने तो सरसों लानी और सामने उसको निकलवाना और सामने उसको घर में लेके आना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो उसका उपयोग सबसे ज्यादा करना चाहिए। हाँ, तेल है, मसाले हैं, वो सामने बने हुए, सब कुछ हमें खुद ही बनवाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और जो रिफाइंड तेल है उसमें ज्यादातर जो है केमिकलाइजेशन होके आता है, वो भी हमारे लिए शरीर में वायु कारक रहता है। शरीर की वायु जो है उसको कुपित करता है, और वायु जब कुपित हो जाती है तो फिर सारी बीमारियां जो है, तो फिर सारी बीमारियां तो सारी बीमारियों की जड़ होती है। तो वायु जब किसी शरीर में बनती है तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वो दर्द का अटैक करेगा और फिर धीरे धीरे बीमारियों को बढ़ाता जाएगा। तो आज वैद्य जी आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए यहाँ आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं। हम आशा करते हैं कि दर्शकों को ये बातें अच्छी लगेंगी, और आपका फिर अन्य दिन जब भी आपको समय मिलेगा हम किसी एक और अच्छे विषय के ऊपर बात करेंगे और हमारे दर्शकों को आपसे जो लाभ है उसका लाभ दिलवाएंगे और दर्शकों को उसका और ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक बात और है कि बड़े चैनलों पर, बहुत से और चैनल हैं, उन पर ऐसे कार्यक्रम आते रहते हैं, लेकिन एक लोकल स्तर पर, एक चूरू की भाषा में, चूरू की स्थानीय प्रकृति को देखते हुए जब हम बात करते हैं तो लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप हमारे बीच में आए, दर्शकों के लिए बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्टूडियो में आप आते रहेंगे। नमस्कार।